जो इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है इसमें? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है उत्पादन। किस चीज का उत्पादन? वस्तु और सेवाओं का। ये उत्पादन कहां हो रहा है? देश के घरेलू क्षेत्र में। पहली बात तो ये वस्तु और सेवाएं कौन सी है? अंतिम वस्तु और सेवाएं कौन सी होती है? जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया और वो भोग के लिए तैयार है। और इनका ये जो अंतिम वस्तु और सेवा, मध्यस्थ वस्तु और सेवाओं को शामिल नहीं करते, इंटरमीडिएट्स को शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते इंटरमीडिएट को शामिल? दोहरी गणना से बचने के लिए, डबल काउंटिंग जो उसको अवॉइड करने के लिए हम मध्यस्थ वस्तु और सेवाओं को शामिल नहीं करते। और फिर जीडीपी की गणना कहां हो रही है? ये देश के घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में क्या क्या आता है? देश का भौगोलिक क्षेत्र आता है, देश के अंदर जो ईईजेड आता है, दूसरे देशों में हमारे जो दूतावास और सैन्य अड्डे हैं वो आता है, और हमारे जहाज और जो देश में पंजीकृत जो जहाज और वायुयान है, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स हैं, वो भी इसमें आते हैं। और फिर एक वित्तीय वर्ष के लिए इसकी गणना की जाती है। एक वित्तीय वर्ष को कितने क्वार्टर्स में बांट देते हैं? 4 क्वार्टर्स में बांट देते हैं, 3-3 महीने के। और उन सब चीजों का निकाला जाता है मौद्रिक मूल्य, यानी पैसों के अंदर कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। और फिर उसके बाद में जीडीपी, तो ये तो हुआ जीडीपी। जीडीपी तो अपन को बता रहा है कि देश के घरेलू क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, लेकिन देश के निवासियों ने कितना उत्पादन किया, ये कैसे निकलेगा? जीएनपी से। और जीएनपी कैसे निकालेंगे? तो जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड अब्रॉड, विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय या शुद्ध जो है वो निवल साधन आय। ये क्या होती है? दूसरे देशों में, विदेशों के अंदर भारतीय निवासियों की आय माइनस भारत में विदेशों की आय, तो इससे निकलता है जीएनपी। और इन दोनों में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो एनएनपी और एनडीपी, एनएनपी और एनडीपी, एनएनपी और एनडीपी, ये दो चीजें जो है निकल जाएगी। तो 4 कॉन्सेप्ट हो गए। इन चारों कॉन्सेप्ट की गणना जो है किस पे की जा सकती है? फैक्टर कॉस्ट पे भी की जा सकती है और मार्केट प्राइस पर भी। जीडीपी मार्केट प्राइस, ये क्या होगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और एनएनपी मार्केट प्राइस बराबर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। और इसको इनडायरेक्ट टैक्स और इनको वैसे और क्या कहते हैं? नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। और ये जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और इस नेशनल इनकम को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और ये जो नेशनल इनकम है इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दो, इसमें से अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा दो, और इसमें से नेट इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दो, और इसमें ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ दो, हस्तांतरण भुगतान को जोड़ दो, तो क्या आता है? तो आता है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। और इस पर्सनल इनकम में से अगर टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट को घटा दे, कर और गैर कर भुगतान को घटा दिया जाए, तो क्या आता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नॉन टैक्स पेमेंट कौन से होते हैं? सोशल सिक्योरिटी के कंट्रीब्यूशन, जैसे बीमा, पेंशन, पीएफ, ये जो पैसा कटता है इसको अपन घटा देते हैं, तो जो बचता है उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और फिर इसको व्यक्ति अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। ये आपके अकाउंट में पैसा आएगा और इसको आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। कहाँ यूज कर सकते हो? वैसे 3 जगहों पर यूज होता है पैसा। या तो कंजप्शन के लिए खर्च कर सकते हैं, अपने उपभोग के लिए कुछ खर्चा कर सकता है व्यक्ति, या फिर कर सकता है इन्वेस्टमेंट, और या फिर कर सकता है सेविंग। कहाँ खर्च होता है? या तो कंजप्शन पे खर्चा होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट में खर्चा होता है, या फिर सेविंग में खर्चा जो है व्यक्ति का हुआ करता है। तो इस तरीके से ये होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? जीडीपी। अब ये जीडीपी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। एक तो नॉमिनल, एक तो मौद्रिक जीडीपी, और दूसरी वास्तविक, रियल। नॉमिनल जीडीपी तो कौन सी कीमतों पर निकालते हैं? वर्तमान वर्ष की, करंट प्राइसेस, वर्तमान वर्ष की कीमतें भी कहते हैं इनको।
प्रचलित कीमतें भी कहते हैं, चालू कीमतें भी कहते हैं। तो चालू कीमतों पर गणना, प्रचलित कीमतों पर गणना, वर्तमान कीमतों पर गणना, इसका मतलब कौन सी किसी गणना हो रही है? नॉमिनल जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी ये क्या होती है? ये होती है स्थिर कीमतों पर, कांस्टेंट प्राइसेस। और स्थिर कीमतें जिस वर्ष की ली जाती है उसको बोलते हैं अपन बेस ईयर। बेस ईयर जो है वो ईयर होता है जिसकी कीमतों को स्थिर कीमतों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में बेस ईयर कौन सा है? 2011-12। और 2026 से कौन सा हो जाएगा? 2022-23। तो नया बेस ईयर होने वाला है 2022-23। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर, और इसमें तो इन्फ्लेशन का प्रभाव होता है और इसमें इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं होता है, और इन दोनों को डिवाइड कर दें तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, तो इसको होते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर किस बात का संकेतक है? महंगाई का, इन्फ्लेशन का संकेतक है। और इस सीपीआई भी, इन्फ्लेशन का तो अपन को जो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से भी पता लगता है, लेकिन ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा जो है वो सटीक है। वो क्या है? ये जीडीपी डिफ्लेटर। फिर जीडीपी गणना की कुछ विधियां हैं। सबसे विधि विधि तो कौन सी थी? आय विधि, इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या करते हैं? सभी प्रकार की जो आय होती है उसको जोड़ देते हैं। आय कौन कौन सी होगी? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। व्यय विधि के अंदर क्या करेंगे? तो जितना भी व्यय हुआ उसको जोड़ देंगे। कौन कौन सा व्यय? उपभोग पर व्यय, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको नेट ऑफ एक्सपोर्ट भी कहते हैं। फिर होता है कौन सा? प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि के अंदर क्या करते हैं? तो जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ उस सारे वैल्यू एडिशन को जोड़ देते हैं। और वैल्यू एडिशन को जोड़ने से क्या आएगा? जीवीए। जीवीए क्या होगा? जितना भी वैल्यू एडिशन था उस सारे वैल्यू एडिशन को क्या कर दिया? जोड़। ये जो साइन होता है ये किस चीज का होता है? समेशन का होता है, सब चीजों को जोड़ दिया। तो इससे आया जीवीए। और जीवीए में निकालेंगे जीवीए फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्या आएगा? जीवीए मार्केट प्राइस। और ये जो जीवीए मार्केट प्राइस होता है इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी कह देते हैं। अब 2015 के अंदर इस प्रोडक्शन मेथड में कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस हुए? ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इनको दो भागों में बांट दिया। एक तो प्रोडक्शन टैक्स, उत्पादन कर, और दूसरे प्रोडक्ट टैक्स। और सब्सिडी को भी दो भागों में बांट दिया। उत्पादन सब्सिडी और उत्पाद सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी। और फिर कुछ इस तरीके से एक नए वैल्यू को निकाला, जीवीए। पहले निकाली गई बेसिक प्राइस। और जीवीए बेसिक प्राइस क्या होगा? तो जीवीए फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी कौन सी होती है? वो टैक्स या वो सब्सिडी जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, कि उत्पादन कितना हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। वो टैक्स या वो सब्सिडी तो आपको एज इट इज मिलती रहेगी, वो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर निकलता है जीवीए मार्केट प्राइस। और ये कितना होता है? ये होता है जीवीए बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स, उत्पाद कर, और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, उत्पाद सब्सिडी। उत्पाद कर कौन सा होता है? वो कर होता है जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। और उत्पाद सब्सिडी वो सब्सिडी होती है जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है।
तो इस तरीके से 3 प्रकार की ये विधियां होती है, और इनमें से भारत में कौन सी अपनाई जाती है? भारत में 2 विधियों अपनाई जाती है, एक तो उत्पादन विधि और दूसरी व्यय विधि। तो जीडीपी गणना एक तो उत्पादन विधि से करते हैं और दूसरी व्यय विधि से। करता कौन है ये जीडीपी गणना? जीडीपी गणना करने का काम जो है वो किसका है? वो है एनएसओ का। कौन करता है? एनएसओ। एनएसओ क्या चीज है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ के द्वारा गणना की जाती है किसकी? जीडीपी की गणना जो है वो इसमें भारत में की जाती है। कौन से मंत्रालय के तहत काम करता है? वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। अरे सीपीआई डब्ल्यूपीआई नहीं पढ़ाया गया? हाँ, तो सीपीआई की गणना कौन करता है? सीपीआई की कैलकुलेशन कौन करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। सीपीआई होता है कुछ? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, सीपीआई की गणना कौन करता है? सीपीआई गणना यही करता है, एनएसओ ही। और एनएसओ कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं मॉस्पी। क्या है ये? मॉस्पी। मॉस्पी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के तहत क्या काम करता है? एनएसओ। तो एनएसओ का ऑफिस आता है इस मंत्रालय के अधीन। और ये जो डब्ल्यूपीआई है वो कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और उसके अधीन एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। अब देखो वो ये जो ऑफिस है बहुत महत्वपूर्ण ऑफिस है। सीपीआई की गणना भी यही करता है, जीडीपी की कैलकुलेशन भी यही करता है, बेरोजगारी की गणना भी यही करता है, गरीबी की गणना भी यही करता है। तो एक इम्पोर्टेंट और मतलब संस्था है जो कि बहुत सारी चीजों की गणना करती है। और इंडस्ट्री का एक होता है, सर्वे होता है, एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे, वार्षिक जो है वो औद्योगिक सर्वे। तो वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण करने का काम भी कौन करता है? एनएसओ करता है। तो एनएसओ एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है जो भारत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े जारी करता है। तो सीपीआई के आंकड़े भी यही जारी करता है और जीडीपी के आंकड़े भी यही जारी करता है। तो जीडीपी गणना किसके द्वारा की जाती है? एनएसओ के द्वारा की जाती है। जीडीपी गणना एनएसओ के द्वारा